नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था का और ये है भाग 19। 18 पार्ट हम कवर कर चुके हैं और इस तरह का आपको बटन दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब का रेड कलर का, इसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और ये नोटिफिकेशन बेल है, इसको भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन या मैसेज आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इसको हम डिटेल में समझेंगे। उपराष्ट्रपति, क्या योग्यताएं होंगी? अगर आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, अर्हताएं क्या हैं? तो भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो व्यक्ति, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये हम जब राष्ट्रपति का वीडियो पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने इसको डिटेल से पढ़ाया है। चलिए, आपकी योग्यताएं पूरी हो गई हैं। अब निर्वाचन कैसे होगा राष्ट्रपति पद के लिए? तो निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होता है, परोक्ष रूप से होता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है परोक्ष रूप से, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का भी होता है। ये भी एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और इस निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, राष्ट्रपति, तो हमने उसमें देखा था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा, इसके कौन से निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत शामिल नहीं होते। राज्य जो स्टेट्स हैं उनकी जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, और जो दिल्ली और पुदुचेरी यहाँ की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, तो ये लोग शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। और जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया तो इसको शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। पदावधि देख लेते हैं। पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष इनकी पदावधि होती है। अब ये त्यागपत्र दे सकते हैं तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। राज्यसभा अगर चाहे तो एक पूर्ण बहुमत का संकल्प पारित कर दे, पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित कर दे और इसको हटा सकती है, मतलब उपराष्ट्रपति को। पूर्ण बहुमत लिखा है यहाँ, विशेष बहुमत नहीं लिखा है। विशेष बहुमत होता तो मतलब 2/3 बहुमत होता है वो, और पूर्ण बहुमत है मतलब 50+1 सदन के कुल सदस्यों का बहुमत है ये। 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा 14 दिन पूर्व उसे नोटिस देगी। 14 दिन नोटिस देने के 14 दिन के बाद सदन में प्रस्ताव लाएगी और पूर्ण बहुमत मतलब कुल सदस्यों का बहुमत के द्वारा पारित करेगी और राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे। और देख लेते, एक तो पद रिक्तता कैसे होगी? तो 5 वर्ष के पूरे होने पे त्यागपत्र दे दें या बर्खास्त कर दिया जाए या उनकी मृत्यु हो जाए या उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए। इस आधार पे पद रिक्तता मतलब राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। अगर कोई चुनाव विवाद है, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद है, तो सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय करेगा। शक्तियां और कार्य देख लेते हैं। शक्तियां, कार्य क्या है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट, वो ऑटोमेटिक ही राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो मतलब होता है कि जो भी राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा वही राज्यसभा का सभापति भी होगा। इसका कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति का कहें या राज्यसभा के सभापति का कहें, इसका कार्य है लोकसभा के अध्यक्ष की भांति। अब जब हम ये लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं ये हम तब पढ़ेंगे जब हम संसद पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणों से रिक्त हो जाए तो उसकी जगह पे जो उपराष्ट्रपति होता है वो 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब कोई उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों आदि के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उसे जो भी वेतन भत्ता सब मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। अब प्रधानमंत्री देखते हैं। प्रधानमंत्री का निर्वाचन या नियुक्ति, संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन या नियुक्ति को लेकर कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है, बल्कि अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। किसको बनाएगा? तो बहुमत प्राप्त दल के नेता, जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसमें जिस दल को बहुमत, जिस राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा उसी के नेता को ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अब मान लीजिए कि किसी भी दल को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, आधे से, बहुमत का मतलब होता है आधे से अधिक सीटें, ठीक है,
मान लीजिए अगर 100 सीटें हैं तो किसी को आधे मतलब 50 + 1 51 सीट अगर मिल गई हैं तो वो बहुमत हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? तो सबसे बड़े दल, जो सबसे बड़ा दल होगा या गठबंधन के नेता को, उसको बनाया जाएगा प्रधानमंत्री। अब अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद 1 माह के भीतर विश्वास मत हासिल करना होगा। सदन में एक विश्वास मत की प्रक्रिया होती है, उसका पालन करना होगा और विश्वास मत हासिल करना होगा। संसद का सदस्य न होने पर भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह तक ही वो बना रहेगा। इस 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य बन जाना हो, चाहे वो लोकसभा का सदस्य बने चाहे राज्यसभा का सदस्य बने। तो 6 माह के लिए कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जिसने अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है, वो प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री बन सकता है। जैसे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बनाए गए थे, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, तो वो संसद के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया था। अब प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां मंत्रिपरिषद के संबंध में, मतलब प्रधानमंत्री के कार्य किसके? तो मंत्रिपरिषद के संबंध में। तो मंत्रियों की नियुक्ति करने की सिफारिश राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और प्रधानमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं? तो मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, और ये मंत्रालयों का आवंटन करता है कि किस किस सांसद को मंत्री बनाना है और किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है। तो ये मंत्रालयों या विभागों का मंत्रालयों का आवंटन करता है। मंत्रालय के अंदर होते हैं छोटे छोटे विभाग। किसी भी मंत्री का ये त्यागपत्र मांग सकता है। सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री के कार्य राष्ट्रपति के संबंध में। तो राष्ट्रपति को सूचना देगा। कौन सी सूचनाएं? तो जो राष्ट्रपति मांगे या जो मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिए हो उसकी सूचना। राष्ट्रपति को CAG, इलेक्शन कमीशन, UPSC, इन आदि इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में परामर्श देगा, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि वो जो भी कार्य करेगा प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के सलाह या सिफारिश पर ही करेगा। ठीक है। संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं? तो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, मतलब बुलाने के लिए, और संसद का सत्र जब समाप्त हो जाए तो संसद के सत्र को सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति अपने मन से कार्य करेगा नहीं, तो राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार कार्य करता है, उनकी सिफारिश, उनकी सलाह पर करता है। लोकसभा के विघटन की सिफारिश कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति से कहता है कि भाई लोकसभा का विघटन कर दिया जाए तो वो विघटन कर देगा। सभा पटल पर, मतलब संसद के सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अब देख लेते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में कहा गया है, जो हम पढ़ चुके हैं, कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अब देखिए, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इसमें बाध्यकारी बना दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। हाँ, एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ठीक है, मतलब एक बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से एक बार कह सकता है कि भाई साहब, आपने जो मुझे सलाह दी है, आप चाहें तो उस पर एक बार पुनर्विचार कर ले। अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ ठीक है, हमने पुनर्विचार कर लिया है, आपको यही कार्य करना है, तो राष्ट्रपति बाध्य है कार्य करने के लिए। मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी सलाह दी जाएगी, उसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। ठीक है, कोई भी मंत्री राष्ट्रपति को अगर कोई सलाह देता है तो इसकी जांच कोई न्यायालय नहीं कर सकता कि उसने क्या सलाह दी है। मंत्रियों के क्या उत्तरदायित्व हैं? एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्रियों का, एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय है कि जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। लोकसभा ने अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ये प्रस्ताव पारित कर दिया तो पूरी मंत्री, चाहे उसमें कोई मंत्री राज्यसभा से ही क्यों ना बना हो, क्योंकि राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता। और मान लीजिए कि राज्यसभा का कोई सदस्य है और जो मंत्री है, और अगर लोकसभा ने मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, ये प्रस्ताव क्या होते हैं, जब संसद, इसके बाद संसद का हम संसद टॉपिक कवर करेंगे, उसमें पढ़ेंगे डिटेल से। तो मान लीजिए कि लोकसभा ने क्या किया है, मंत्रिपरिषद, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है, लोकसभा ने कहा कि भाई हमको इसमें विश्वास नहीं है, हम इसको समर्थन नहीं करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया।
तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना होगा और फिर से इलेक्शन होंगे, और उसमें राज्यसभा का भी अगर कोई सदस्य मंत्री शामिल है तो उसको भी निकाल दिया जाएगा, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं रहेगा, फिर से इलेक्शन होगा और वो उसमें चुनाव लड़े और जीत कर आए। ये हो गया सामूहिक उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब है कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। अभी हाल ही में मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में फेरबदल किया है, नए चेहरों को शामिल किया है, तो यही चीज़ है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कि राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकता है। कहने को तो राष्ट्रपति हटा रहा है, लेकिन ये किसके निर्देश पर कार्य करता है, तो प्रधानमंत्री के, तो हटाते प्रधानमंत्री ही हैं। चूंकि राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य किए जाते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति लिखा है कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। अब अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये प्रावधान कब, जो पहले 2003 के पहले बहुत सारे मंत्री होते थे, अच्छा आपको भी पार्टी का समर्थन करिए मंत्री बना देते, तो बहुत सारे मंत्री बन जाया करते थे। तो 91st अमेंडमेंट किया गया है 91वां संविधान संशोधन 2030 में, और इसमें यह कह दिया गया है कि जितनी भी सदन की संख्या है उसके 15% से अधिक कुल मंत्री नहीं हो सकते। मतलब मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, तो लोकसभा की कुल संख्या के 15%। अब अगर दल बदल के आधार पर कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वो मंत्री पद के भी अयोग्य होगा, वो मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। दल बदल भी आगे पढ़ेंगे। दल बदल का मतलब होता है कि जैसे आप कांग्रेस की पार्टी से चुनाव जीत के आए और चुनाव जीतने के बाद संसद में गए, आपने देखा कि बीजेपी को बहुमत मिला हुआ है, तो आप क्या करें, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाए, तो आप संसद के सदस्य के लिए अयोग्य हो जाएंगे, आपकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी। अगर आप मंत्री पद में भी हैं तो आप उसके अयोग्य हो जाएंगे, मंत्री पद छीन लिया जाएगा। ये है दल बदल। आप एक दल में चुन के आए हैं, दूसरे दल में नहीं जा सकते। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। राष्ट्रपति मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे, ठीक है। मंत्रियों और प्रधानमंत्री और मंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे संसद, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हाँ, इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।